साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं भी आपको बायोलॉजी करा रही हूँ और उसके बाद क्या कराने वाली हूँ आपको स्टैटिक जीके और फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा क्या चल रहा है, आपका श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेशन सिस्टम चल रहा है। उसमें हम जो श्वसन के मुख्य अंग थे उन्हें पढ़ रहे हैं, जिसमें हम नशिका को पढ़े हैं, आपका श्वास नली को पढ़े हैं, आपके लायरिक्स को पढ़ा है। तो आज हम बात किसकी करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट्स यानी इम्पोर्टेंट ऑर्गन यानी कि आपका किसकी, फेफड़ों की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, हम लंग्स की बात करने वाले हैं कि जो फेफड़े हैं ह्यूमन बॉडी में वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो एक बार हम इसका रिवाइज करते हुए डायग्राम की मदद से आगे बढ़ेंगे कि फेफड़े हम कहते किसे हैं, फेफड़े की बीमारी क्या है और फेफड़े हमारे किस तरीके से वर्क करते हैं। ये है हमारे फेफड़े, यानी जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स है, ये यहाँ ट्रैकिया है। और यानी ट्रैकिया के हम क्या बोलते हैं, श्वास नली। और ये श्वास नली हमारी कितनी सॉफ्ट होती है, आपकी श्वास नली इतनी सॉफ्ट होती है कि इसके ऊपर क्या लगी हुई होती है, हमारी 9 उपास्थियां लगी होती हैं। क्या लगी होती है, हमारी 9 उपास्थियां लगी होती है। क्या लगी होती है, 9 उपास्थियां लगी होती हैं, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जो ट्रैकिया है या श्वास नली है, इसकी लंबाई भी हमारी कितनी होती है, मिनिमम 12 सेंटीमीटर की होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ये आगे जाती है तो क्या करती है कि फेफड़ों को 2 पार्टों में डिवाइड कर देती है। कितने पार्टों में फेफड़ों को डिवाइड करती है, आपकी 2 फेफड़ों में। जब 2 फेफड़ों में डिवाइड करती है तो जो फेफड़े थे, हमारे लंग्स थे, उनमें जो एयर जाती है वो कहाँ जाती है, इन ब्रोंकलीज में। यानी यहाँ क्या है, जितने भी हमारे फेफड़े हैं उनके प्रत्येक सिरे पर एक बैलून टाइप होता है, वो सब क्या है, ये ब्रोंकलीज हैं। और ये ब्रोंकलीज यानी कि जो श्वसन छिद्र होते हैं, जिन्हें हम फेफड़ों के वाल्व बोलते हैं, ये मिनिमम आपके कितने होते हैं, 30,000 करोड़ के आसपास होते हैं, जो ऑक्सीजन को रोक कर रखते हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ चुके थे, आपका ब्रोंकलीज, आपका ट्रैकिया, लायरिक्स, ये इन सब के बारे में हम क्या कर चुके हैं, आपका पढ़ चुके हैं। और आज हम बात किसकी करने वाले हैं, फेफड़ों की। हम ये प्लूरी झिल्ली जो होती है, ये जो डायफ्राम होता है, इसके बारे में भी हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जो डायफ्राम है वो भी क्या है कि जो इसमें एक झिल्ली बनी होती है, एक परत बनी हुई होती है, जिसमें कुछ लसलसा पदार्थ बना होता है। वो किस लिए बनी होती है, फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि फेफड़ों को आघात ना पहुंचे। और जो फेफड़े सुरक्षित रखने वाली जो झिल्ली है, उसे हमने क्या पढ़ा था, प्लूरी झिल्ली। क्या पढ़ा था हमने, प्लूरी झिल्ली। तो इसके बाद हम बात किसकी करने वाले हैं, फेफड़ों की और उनसे होने वाली बीमारियों की। तो आइए शुरू करते हैं। फेफड़े यानी लंग्स, फेफड़े यानी आपका क्या, लंग्स। कि लंग्स क्या है, किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। तो एक मनुष्य में कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। यह एक मनुष्य में एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं आपके, एक जोड़ी होते हैं, यानी 1 पेयर ऑफ लंग्स। एक पेयर होता है लंग्स का, और उसमें क्या होता है, लगभग कितने, 30 करोड़ तक क्या पाए जाते हैं, एल्वियोली पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं आपके, एल्वियोली, जिनमें लगभग 30 करोड़ एल्वियोली, एल्वियोली बोल दीजिए, या आपके श्वसन वाल्व बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए, आपका श्वसन वाल्व पाए जाते हैं। और उनका वर्क क्या है, जो एल्वियोली पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे बैलून टाइप छिद्र होते हैं, जो वो वाल्व हैं, उनका वर्क है क्या, आपका ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में क्या करना, प्रेशर के साथ। जो एल्वियोली में प्रेशर है उससे ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बहुत अच्छे से कंज्यूम कर लेते हैं, जो अपने अंदर ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रोक सकते हैं। एल्वियोली क्या करते हैं, पाए जाते हैं, जो अपने अंदर ऑक्सीजन को रोक सकते हैं, ऑक्सीजन को रोकते हैं, ऑक्सीजन को रोकते हैं
तथा एल्वियोली के प्रेशर से ही ऑक्सीजन रक्त में घुलकर, क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ घुलती है, रक्त में घुलती है। ऑक्सीजन रक्त में घुलती है, रक्त में घुलती है तथा वह रक्त तथा ऑक्सीजन किसके द्वारा, आपके, तथा ऑक्सीजन रक्त के द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचती है, मनुष्य के शरीर में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, आपकी ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन है उनमें पहुंचती है। कहाँ से पहुंचती है, आपके फेफड़ों से। तो ये जो ऑक्सीजन है बॉडी के कहाँ पहुंचती है, अलग अलग पार्ट में, लेकिन किसके थ्रू पहुंचती है, आपके जो आपका ब्लड है उसके थ्रू पहुंचती है। ब्लड जो कहाँ से आता है, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में कहाँ से आती है, जो एल्वियोली में प्रेशर रहता है, जो प्रेशर से ऑक्सीजन भरी जाती है एल्वियोली में, तो वो जब सिकुड़ती है एल्वियोली तो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को बाहर निकालती है, तो वो प्रेशर से किस में मिल जाती है, आपका ब्लड में या रक्त में घुल जाती है, और रक्त से कहाँ पहुंचती है, आपका पूरी बॉडी में, यानी सभी ऑर्गन्स में पहुंच जाती है। जैसा मैंने आपको बताया था हार्ट में, याद होगा कि फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त, कौन सा रक्त जाता था, वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जाता था, कहाँ, फेफड़ों में, और फिर फेफड़ों से फुफ्फुस सिरा के द्वारा शुद्ध रक्त आता था। और शुद्ध रक्त हम किसे कहते थे, आपका ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहते थे। किसे कहते थे, ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहते थे। तो हमारे फेफड़ों का वर्क क्या है कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, किसके द्वारा, आपके एल्वियोली या श्वसन वाल्व के द्वारा। फिर उसको क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन थी उसे किसमें, प्रेशर के साथ किसमें मिलाते हैं, ब्लड में। जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पहुंचाता है, उसे कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, उसका ग्लूकोज के अणुओं में उसे तोड़, ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, फिर 38 एटीपी के अणु में टूट जाता है, और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। आपने देखा भी होगा कि अगर किसी में आपका हीमोग्लोबिन की कमी है या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो जब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं जाएगी, तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो क्या करने लगती है कि थकान महसूस करने लगती है। किस लिए, क्योंकि ना तो हमें हीमोग्लोबिन प्रॉपर वे में मिल रहा, ना आपका ऑक्सीजन, जब हीमोग्लोबिन नहीं है और ऑक्सीजन की भी कमी है तो दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या करते हैं, फेफड़े की ऑक्सीजन के साथ ब्लड रक्त को मिलाकर क्या करते हैं, आपका ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पूरी बॉडी में भेजते हैं, और जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनसे होने वाले बीमारियों की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, आपका लंग्स से जो बीमारी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेफड़ों के कैंसर की। किसकी बात कर लेते हैं हम, फेफड़ों के कैंसर की, कि फेफड़ों का जो कैंसर है वो हमारा किस वजह से होता है और क्यों हो सकता है। तो अगर हम फेफड़ों में बात करें तो यहाँ देखिए आप डायग्राम में देखिए, हमारा जो आपका लेफ्ट लंग्स है वो किससे बड़ा है, आपका राइट लंग से छोटा है। लेफ्ट लंग्स जो है वो राइट लंग से छोटा है। तो जो छोटा है उसके मुकाबले में जो बड़ा है उसमें क्या होता है, आपका इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, और ये इन्फेक्शन ही क्या करता है, फिर आपका कैंसर पैदा करता है। तो हम किसकी बात करने वाले हैं, फेफड़ों के कैंसर की। किसकी बात करने वाले हैं हम, फेफड़ों के कैंसर की बात करने वाले हैं, यानी कैंसर ऑफ लंग्स। किसका कैंसर, आपका लंग्स का। शरीर में जो दायां फेफड़ा है वो किससे बड़ा है, आपका बाएं फेफड़े की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। मानव शरीर में दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। कैसा होता है आपका,
बड़ा होता है, जब बड़ा है तो क्या करेगा कि उसके अंदर जो हवा है वो भी क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी। बड़ा होने के कारण वह अधिक हवा को क्या करता है, संपर्क में आता है। बड़ा होने के कारण या बड़ा होता है तो दायां फेफड़ा फेफड़ा हवा के संपर्क में हवा के संपर्क में अधिक होने के कारण अधिक होने के कारण जब हवा के संपर्क में ज्यादा रहेगा तो क्या जाएंगे, आपके धूल के पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल हैं, तो वो अंदर जाएंगे, उनसे क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। के कारण धूल के कण अंदर जाते हैं जिससे इन्फेक्शन बनता है, जिससे इन्फेक्शन बनता है। और यही इन्फेक्शन बाद में कैंसर बन जाता है, बाद में कैंसर बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, कैंसर बन जाता है। इसमें क्या होता है कि हमें जो कैंसर का पता लगाएंगे, कैसे पता चलता है कि हमें फेफड़ों का कैंसर हो गया है, तो कैंसर का पता लगाने के लिए हम बायोपेसी परीक्षण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बायोपेसी परीक्षण करना पड़ता है। कैंसर का पता लगाने के लिए कैंसर का पता लगाने के लिए बायोपेसी, एक परीक्षण का नाम है आपका क्या, बायोपेशी परीक्षण करना पड़ता है। कौन सा परीक्षण करना पड़ता है आपका, बायोपेसी परीक्षण करना पड़ता है। यानी एक टेस्ट है जिससे क्या पता चलता है आपका कि हमारे जो लंग्स हैं उनमें कैंसर है या नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सुपर वोल्टेज की एक्सरे होती है, यानी जो हाई एक्सरे होती हैं, या फिर हमारा कोबाल्ट 160 है, तो वो इसका जो उपचार किया जाता है उसी से किया जाता है। यानी सुपर वोल्टेज एक्सरे, सुपर वोल्टेज एक्सरे या कोबाल्ट 160 का उपयोग इसके उपचार में किया जाता है, इसके उपचार में किया जाता है। किया जाता है। फेफड़ों का कैंसर होगा तो क्या करेंगे, सुपर वोल्टेज की एक्सरे या कोबाल्ट 160 से क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। और आजकल इसके लिए बेटाट्रॉन थेरेपी भी चली हुई है। कौन सी थेरेपी चली हुई है आपकी, बेटाट्रॉन थेरेपी भी चली हुई है। इसके इलाज के लिए आजकल, इसके इलाज के लिए या उपचार के लिए बेटाट्रॉन थेरेपी भी की जाती है। क्या की जाती है आपकी, बेटाट्रॉन थेरेपी है, एक थेरेपी है, उसका भी क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसमें, आपका लंग्स के कैंसर में। तो एक बार आप राइट डाउन कर लीजिए। यानी क्या था कि जो दायां फेफड़ा है वो किसकी तुलना में बड़ा है, आपका बाएं की में। जब दायां फेफड़ा बड़ा है तो वो हवा के संपर्क में भी ज्यादा रहता है, जिससे उसके अंदर धूल के कण जाते हैं और उनसे इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से क्या बन जाता है आपका कैंसर। कैंसर का पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम, बायोपेसी परीक्षण। और उपचार के लिए क्या करते हैं, या तो सुपर वोल्टेज की आपकी क्या होगी, एक्सरे, या क्या होगा आपका कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इसके उपचार के लिए एक थेरेपी चली हुई है जिसे हम बेटाट्रॉन थेरेपी
कहते हैं, क्या कहते हैं, बेटेट्रेंथोरोपी कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, लंग्स से यानी जो फेफड़ों से कैंसर, फेफड़ों का कैंसर होता है उसके बारे में बात है। उसके बाद एक और बीमारी हम पढ़ते हैं निमोनिया, जिसमें क्या कहते हैं, पसलियां चलने लग गई, रिब्स चलने लग गई। लेकिन ये किससे संबंधित है, आपका श्वसन से संबंधित है। पसलियां भी यही होती है ना फेफड़ों के आसपास। तो ये क्या है हमारा लंग्स के कैंसर था। उसके बाद हम किसकी बात कर लेते हैं, हम निमोनिया की। किसकी बात कर लेते हैं, निमोनिया की। निमोनिया क्या है, फेफड़ों का होने वाला एक बुखार है। निमोनिया क्या है, एक फीवर है जो किसको होता है, फेफड़ों को। यानी फेफड़ों को होने वाला जो बुखार है उसे हम क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। ये इसमें क्या होता है कि जो पसलियां हैं उनका चल जाना भी कहा जाता है। जैसे बोल देते हैं ना, अरे इसे फीवर हो रहा, बुखार हो रहा है और इसकी पसलियां चल रही हैं, तो क्या बोल देते हैं हम, निमोनिया को पसली चलना भी बोल देते हैं। और ये किससे होता है, आपका डिप्लो कोकस न्यूमोनी से नामक वायरस से होता है। किससे होता है, आपका आपका डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया से क्या होता है, ये पैदा होता है। तो निमोनिया क्या है, यह एक फेफड़ों का बुखार है। यह एक फेफड़ों का बुखार है, बुखार है जिसे पसली चलना भी बोलते हैं, जिसे पसली चलना भी बोलते हैं या पसली चल जाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका पसली चल जाना भी बोलते हैं। यह डिप्लोकोकस न्यूमोनी क्या है, ये एक आपका क्या है, बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसके कारण ये होता है, क्या पैदा होता है, नाम के बैक्टीरिया के कारण, नामक बैक्टीरिया के कारण, नामक बैक्टीरिया के कारण यह होता है, यह पैदा होता है। क्या होता है पैदा, निमोनिया। किसके कारण, आपका डिप्लोकोकस न्यूमोनी एक बैक्टीरिया है, इसके कारण ये पैदा होता है। और इससे क्या होता है, समस्या अधिक होने पर क्या किया जाता है, फेफड़ों में भी चुभन होने लगती है। निमोनिया अधिक होने पर, निमोनिया अधिक होने पर, अधिक होने पर फेफड़ों में भी, फेफड़ों में भी चुभन होने लगती है। फेफड़ों में भी चुभन होने, ये क्या होने लगता है, आपका फेफड़ों में चुभन होने लगती है। किसके कारण होती है चुभन, आपका जब निमोनिया अधिक बढ़ जाता है, यानी जो आपकी पसलियां चलने का आपका सिस्टम है, क्या होता है कि ज़्यादा तेज तेज आपका दिक्कत होने लगती है। जब फीवर जो फेफड़ों का है वो अधिक बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपके जो फेफड़े हैं उनमें भी चुभन होने लगेगी। और ये चुभन ही हमारी क्या है कि जिसे बोलते हैं हम खराब निमोनिया, जिसे बोल देते हैं अरे उसको निमोनिया हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आपके दमा की। किसकी बात करते हैं हम, दमा की। इससे क्या होता है कि जो ट्रेकिया यानी जो हमारी श्वसन नली है और फेफड़ों के बीच में क्या होता है, इन्फेक्शन बन जाता है। क्या होता है, फेफड़े और श्वसन नली के बीच में क्या बन जाता है, आपका इन्फेक्शन बन जाता है। जब ये इन्फेक्शन बन जाता है तो इसमें क्या होता है, हमें बार बार खांसी आती है, हमारा सांस फूलता है। तो ये क्या है, इसके सामान्य लक्षण है, यानी जर्नली प्रॉपर्टीज क्या है दमा की, सांस फूलना और खांसी आना। हम किसकी बात कर रहे हैं, दमा की। इसमें क्या होता है, आपका दमा में फेफड़े और श्वास नली में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें रोगी को, इसमें रोगी के श्वसन नली व फेफड़ों में, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे
सांस फूलना, बार बार खांसी आना, बार खांसी आना, जैसे समस्याएं होने लगती हैं, समस्याएं होने लगती हैं, समस्याएं होने लगती हैं, यानी दमा किसे कहते हैं? आपके जो ट्रैकिया है और जो लंग्स हैं उनके बीच में क्या होता है, ट्रैकिया और के बीच में क्या होता है, आपका इन्फेक्शन हो जाता है, और उससे क्या होता है, इन्फेक्शन से हमारी सांस फूलने लगती है, हमें बार बार खांसी आने लगती है। तो किसके समस्याएं आपकी? दमा की हैं। यह कोई अनुवांशिकी बीमारी नहीं है, यानी ये क्या है, आपकी अनुवांशिकी बीमारी नहीं है, पर ये जनरेशन टू जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, आपकी चलती रहती है। यह कोई अनुवांशिक बीमारी नहीं है, यह कोई अनुवांशिकी बीमारी नहीं है, शिकी बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, परंतु यह पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। कैसी है आपकी? पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है, अनुवांशिकी से मतलब है कि ये जीन पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन फिर भी ये क्या ऐसी बीमारी है आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जनरेशन टू जनरेशन। तो ये कौन सी बीमारी थी जिसमें हमारा ट्रैकिया और लंग्स दोनों में इन्फेक्शन होता है? वो होता है हमारा दमा में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है वो टॉपिक खत्म होता है। आपसे नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो रेस्पिरेशन सिस्टम था वो अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से हम आपको आंसर देंगे। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।